Hello and good morning, my dear students. Summary of the last class. What we started with distribution of energy in black body spectrum. In that we seen Wien's law, Rayleigh's law, and also we seen photoelectric effect and failures of classical electromagnetic theory. है ना? Now today we are going to see the topic Planck's quantum theory. प्लैंक was able to explain प्लैंक क्वांटम थ्योरी वो दे पाया या बना पाया जिसमें उसने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व किया और उसने एक एम्पिरिकल फार्मूला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बनाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। प्लैंक was able to derive an empirical formula to explain experimentally observed energy spectrum of a black body है ना, on the basis of quantum theory, right बेटा। so प्लैंक एबल हुआ एक्सप्लेन करने में क्या चीज़, क्वांटम थ्योरी। उसका बेसिस था एम्पिरिकल फार्मूला जो एक्सपेरिमेंटली आए रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन पे जो एम्पिरिकल फार्मूला बना उस पर, है ना। सो क्या एम्पिरिकल फार्मूला था, ई सफिक्स लैम्बडा डी सफिक्स लैम्बडा इज इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाय लैम्बडा टू द पावर 5 इन ब्रैकेट ई टू द पावर एच सी बाय लैम्बडा के टी माइनस 1 bracket close sub into to complete d lambda. This is the formula he observed. This relation agrees with the experimental curves observed in ल्यूमर एंड प्रिंसिम एक्सपेरिमेंट। आपको याद होगा हमने ल्यूमर एंड प्रिंसिम एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है, जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, है ना। देखिए प्लैंक्स क्वांटम पोस्टुलेट हाँ, पोस्टुलेट यानी क्या बेटा, असम्पशंस, राइट। तो क्या पोस्टुलेट्स हैं, तो पहला पोस्टुलेट, अ ब्लैक बॉडी कंटेन्स एटॉमिक ऑसिलेटर capable of vibrating with all possible frequencies। समझे क्या, देखो क्लासिकल थ्योरी से मैं अभी रिलेट करना नहीं चाहूँगा, पहले देखिए ब्लैक बॉडी कंटेन्स एटॉमिक ऑसिलेटर, ठीक है, एटम ऑसिलेटर जैसा काम करेगा ऐसा उनको कहना है, ठीक है, और केपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग विथ यानी एटम्स केपेबल है वाइब्रेटिंग विथ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट होने के केपेबल है, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी, ऑल पॉसिबल है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे देखिए, एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी सर्टन वैल्यू बता रहे हैं हम यहाँ पे न्यू, कैन नॉट हैव एनी एनर्जी, समझो पर्टिकुलर न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये सिंबल को न्यू कहते हैं ना, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो वो कोई भी वैल्यू पोजेस नहीं करेगा एनर्जी की, तो फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, और फिक्स्ड वैल्यू को हम बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, है ना, क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रीट वैल्यू। जैसे आप देखते हो स्टेप्स है ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, तो देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2, समझो स्टेप 1 एक आधा, ठीक है, 6 इंचेस का है, स्टेप 2 फिर से 6 इंचेस पर रहेगा, यानी बीच की वैल्यूज़ क्या हो गई बेटा, स्किप, समझ रहे हो ना। पहला अगर 6 इंचेस का है स्टेप, 6 इंचेस, दूसरा 12 इंचेस, तीसरा 18 इंचेस, यानी बीच की वैल्यूज़ क्या हो रही है, स्किप, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट स्टेट्स, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं,
कोई भी फ्रीक्वेंसीज रहेगी पहले पोस्टुलेट के हिसाब से, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू रहेगी, जिसे हम डिस्क्रीट वैल्यू बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं रहेगी, फिक्स वैल्यू रहेगी। ठीक है, नाउ द सेकेंड पोस्टुलेट। अच्छा, सेकेंड पोस्टुलेट में जाने से पहले फॉर्मूला देखते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, एनर्जी इज गिवन बाय न्यू फ्रीक्वेंसी अगर है तो E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, अगर क्या वैल्यू है E, अगर हमें फाइंड करना है कब न्यू फ्रीक्वेंसी वाले कंडीशन के लिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अगर एक ऑसिलेटर है तो ऑसिलेटर है ना एटम, अगर 2 एटम है तो इंटू 2, 3 एटम है तो इंटू 3, n एटम है तो इंटू n, दैट्स इट। सो En क्या बेटा, n एटम्स के लिए एनर्जी इक्वल टू n इंटू एच इंटू न्यू। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, क्या चीज़, पहला स्टेप 6 इंचेस है, ठीक है, दूसरा स्टेप 12, तीसरा 18, चौथा 24, फिर 30। तो वैसे ही यहाँ पे क्या, इंटू 1 2, अपनी भी वैल्यू देखनी, 6 12 18, यानी इंटू 1 2 3, ऐसे ही हो रहा है ना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सेकेंड पोस्टुलेट, राइट। तो व्हाट इज द सेकेंड पोस्टुलेट, देखिए, एटॉमिक ऑसिलेटर्स, यानी ऑसिलेटर कौन, एटम्स ऑसिलेट हो रहे हैं, इसलिए एटॉमिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो इनके बारे में क्या, अभी जो बोला उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन। एटॉमिक ऑसिलेटर कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब। देखो, इससे पहले क्या, एटॉमिक ऑसिलेटर को कोई भी एनर्जी नहीं रहती। अभी क्या बोल रहे हैं हम, एटॉमिक ऑसिलेटर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करते, बट दे कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो वो डिस्क्रीट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू जो स्टेप वाइज है, वही वैल्यूज़ वो एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं। ठीक है, और जब एनर्जी इमिट होता है ना, तो वो पैकेट के फॉर्म में इमिट होता है। दैट टाइनी पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा। क्या बेटा, एटॉमिक ऑसिलेटर कैन नॉट इमिट और एब्जॉर्ब energy continuously, but it can emit or absorb energy in discrete units of energy। और वो जो discrete amount है of energy tiny packets के form में होता है, and that tiny packet is called quanta। okay, quanta। ठीक है, एक है तो क्वांटा है ना, सो उसको हम नाउन में कन्वर्ट कर, क्या बोलते हैं, क्वांटा नाउन है, तो उसको हम प्रोनाउन में क्वांटम भी कह सकते हैं। द क्वांटम एनर्जी इज ड्यू टू जंप ऑफ द ऑसिलेटर फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाया है हमने, यहाँ देखिए, अगर कोई एटॉमिक ऑसिलेटर यानी एटम यहाँ से
कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो वो कितनी एनर्जी ऊपर से नीचे जाता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है। तो एनर्जी वो क्या करेगा, इमिट करेगा, कितनी, h। समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, अरे यार ये वाला, ठीक है। तो अगर वो ऊपर जाता है तो क्या करेगा, h एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ मैंने शो किया है कि वो दो लेवल्स जंप करें, तब एनर्जी कितना इमिट होगी, 2h, है ना। समझ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे 3 के लिए दिखाया गया है, तो कितना एनर्जी इमिट होगा, 3h। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसको हमने जनरलाइज करके लिखा है, डेल्टा E यानी चेंज इन द एनर्जी डिफरेंस, यानी ऊपर का 8h है ना, और नीचे का समझो 7h है। तो वो 8 से 7 जा रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस हो गया। इसलिए डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये n क्या है, डेल्टा n क्या है, 8 से 7, है ना, 8 से 7। तो डिफरेंस है नंबर्स का, इसलिए इसको भी हमने क्या किया, डेल्टा के फॉर्म में लिखा, ठीक है बेटा। और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो वेयर डेल्टा E is the energy emitted or absorbed, और डेल्टा n डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। और एग्जाम्पल भी हमने यहाँ कवर करने की कोशिश किया है। इफ़ द ट्रांजिशन एनर्जी लेवल्स आर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, 8 to 5, देन डेल्टा E क्या होगा, देखिए क्या होगा, डेल्टा E इज व्हाट, E8 माइनस E5। E8 क्या है, 8h, E5 क्या है, 5h। तो डिफरेंस क्या हुआ, 3h। तो यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कहाँ से कहाँ जा रहा था वह, देखो 8th लेवल से वो कितने लेवल पे जा रहा था, 5th लेवल पे। एक मिनट, कितने लेवल से बेटा, यहाँ, अरे 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 यहाँ, तो कितने लेवल से, 8th लेवल से, कौन से लेवल पे, 5th लेवल पे। डिफरेंस कितना हुआ देखिए, तो h न्यू, तो ये 3h हो गए, हाँ ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ कैलकुलेट की, राइट। द एनर्जी, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। वो ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो कब होगा बताऊँगा, h, 2h, 3h एंड nh इन डिस्क्रीट मैनर। तो आप समझ ही गए होंगे ज़ीरो कब होगा, E8 माइनस E8 करता हूँ तो ज़ीरो आएगा ना। तो आप समझ गए कि अगर वो वही स्टेट में रहता है तो एनर्जी इमिट भी नहीं करेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। ऊपर से नीचे जाता है तो इमिट करेगा, नीचे से ऊपर जाता है तो एब्जॉर्ब करेगा, राइट। ठीक है ना बेटा, आपको सिंपल सा लॉजिक है। पैसे आ रहे हैं तो हम अमीर बन रहे हैं, है ना। हम पैसे को ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम अमीर बन रहे हैं। और पैसे जा रहे, खर्चा कर रहे हैं, तो हम गरीब बन रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल। तो खर्चा करना है ना इमिट, एब्जॉर्ब यानी इनकम, ऐसा अगर समझते हैं तो आपको सिंपल में समझ जाएगा, ठीक।
अब हम जो कर्ली ब्रैकेट है उस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में हमने थोड़ा सा क्लासिकल थ्योरी के साथ रिलेट करने की कोशिश। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द एटम कैन पॉसेस एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। एटम कोई भी एनर्जी पॉसेस कर सकता है, कितना, जीरो से इन्फिनिटी, है ना, ऐसा क्लासिकल थ्योरी बोल रही है। हेंस एक्सचेंजेस आर कंटिन्यूअस, दैट इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, विच इज इनएडिक्वेट टू क्वांटम कंसेप्ट। प्रॉपर नहीं है किसके लिए, क्वांटम कंसेप्ट के लिए, ठीक है। सो नीचे में जो ग्राफ है जो हमने पढ़ा है उसको हम रिपीट करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी एटम इज एसोसिएटेड विथ अलाउड एनर्जी स्टेट्स कॉल्ड आर क्वांटम स्टेट्स। और जो यहाँ दिख रहा है ना H-2 H-3 H-, ये क्या है, क्वांटम स्टेट्स है। एंड इट्स एनर्जी आर क्वांटाइज्ड एज शोन बिलो। क्वांटाइज्ड यानी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यानी सेपरेटेड। ये देखिए H-, से 2H के बीच में क्या है, स्टेप के जैसा, स्टेप्स के जैसा बराबर है, बीच की वैल्यू स्किप्ड है ना, तो कंटिन्यूस नहीं है, तब हम बोल रहे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट है जो स्टेट्स है उन्हें हम क्वांटाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। देन पहला पॉइंट हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। द ऑसिलेटर इमिट एनर्जी ओनली व्हेन इट पासेस फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। मैंने बोला ना आपको, डिस्कस किए वही टॉपिक, ठीक है। नंबर 2, ऑसिलेटर एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट गोज फ्रॉम अ लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। नाउ थर्ड पॉइंट, नो इमिशन, जीरो कब आया था, कब आया था, और नो अब्जॉर्प्शन कब, जब वो वही स्टेट में रहेगा, व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑसिलेटर इज इन अ गिवन स्टेट, राइट। नाउ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने तो पढ़ा, H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट करके पढ़ा, तब वो कांस्टेंट को हम डिफाइन कैसे कर रही है, वो है क्या, ठीक है, समझने की कोशिश, आया कहाँ से, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको पता है यहाँ, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट इज द proportionality constant which relates energy of one photon and frequency of that wave। आपको पता है प्लैंक ने एनर्जी, किसको, देखिए एनर्जी और किसको बेटा, एक मिनट, प्लैंक्स ने क्या किया, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों को क्या किया, रिलेट किया। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी वो दोनों कैसे है, वो दोनों कैसे है, प्रोपोर्शनल है। तो उन दोनों के बीच में हमें इक्वलिटी साइन लाना है, तो हमें कांस्टेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस करना होगा। उन दोनों को रिलेट करने के लिए जो कांस्टेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है वो फैक्टर है H, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻24 जूल सेकेंड। तो मैं आपको बता दूं, कोई वैल्यूज़ कोई बुक्स में क्या 6.63 लेते हैं, या फिर कोई बुक्स वाले एग्जैक्ट वैल्यूज़ करके कितना लेते हैं, H इज इक्वल्स टू 6.625 इंटू, पावर तो सेम रहेगा, राइट, जूल इंटू सेकेंड, तो उसका यूनिट क्या है, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो अब हम समझेंगे फोटॉन क्या है, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, ऑलरेडी आपको पता है, स्टिल हम उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने कुछ एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा क्या एक्सप्लेन किया था बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को विद द एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन को उन्होंने डेवलप किया, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं होगा वो एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है ना। सो उसके लिए आइंस्टाइन ने भी कुछ एज्यूम किया था, ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं अभी। आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेकिंग यूज ऑफ Planck's quantum theory only. Okay, the effect established light behaves as a stream of collection of particle, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता, एक स्ट्रीम की तरह काम करेगा, स्ट्रीम की तरह। कौन? लाइट, जो पार्टिकल्स का कलेक्शन है, एंड वो जो पार्टिकल्स का कलेक्शन है उसे हम बोलेंगे क्वांटा, है ना, या फोटोन, ठीक है। लाइट, देखिए फिर से एक बार बोलो, लाइट क्या करेगा, बिहेव एज अ स्ट्रीम ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, है ना। वो कलेक्शन को हम बोलेंगे क्वांटा। लाइट का पार्टिकल्स का कलेक्शन है, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे फोटोन। समझ रहे? हाँ, आप समझदार हो, समझ रहे। ओके, अकॉर्डिंगली a light beam is regarded as a stream of photons traveling with velocity of light c। वो लाइट है तो ऑफ कोर्स लाइट की स्पीड से जाएगा। An electromagnetic wave having frequency nu contains identical photons। अगर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रीक्वेंसी न्यू से जा रहे तो क्या होंगे, आइडेंटिकल फोटॉन्स हैविंग एनर्जी h nu। The energy of electromagnetic wave higher is the energy of each photon। अब समझिए ये पॉइंट्स को। लाइट is regarded as beam of photons traveling with velocity c। An electromagnetic wave having a frequency nu containing identical photons having energy h nu। The higher the frequency of electromagnetic wave, higher is the energy of each photon। समझे? देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर एक फोटोन या फोटॉन्स ही है बहुत सारे, तो हर एक का अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, तो हर एक की एनर्जी कितनी रहेगी, h nu, ठीक है। अगर कोई फोटोन हायर एनर्जी वाला है, न्यू से हायर फ्रीक्वेंसी वाला है, समझ रहे ना, सॉरी एनर्जी नहीं, क्या हायर फ्रीक्वेंसी वाला है, न्यू की जगह न्यू से ज़्यादा वैल्यू, है ना, न्यू 1 न्यू 2 कुछ भी उसको सिंबल देंगे, तो न्यू से ज़्यादा वैल्यू, तो उसकी बेटा एनर्जी भी फोटोन की क्या रहेगी, हायर। हायर इज द एनर्जी। द इंटेंसिटी I of monochromatic light is related to concentration of photon। जितने फोटोन होंगे उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सो I is equals to n into h nu। I is equals to n into h nu। This is the end of today's class। Thank you very much for listening kindly।